गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका जो है यदि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र है तो उस देश की एक तरीके से वो रीढ़ की हड्डी के समान होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपन भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शक्ति विभाजन जो संघ सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया हुआ होता है उसमें किसी भी प्रकार का यदि विवाद उत्पन्न हो तो उन विवादों का निपटारा यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, तो वो करती है। उस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। तो आज अपन देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका का जो गठन है उसके क्या क्या कार्य है, किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, कौन निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अंदर अनुच्छेद 124 से लेकर 147 यानी संविधान का भाग जो 5 है उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन है, इसकी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ जो है वो क्या है, प्रक्रिया, इनका उल्लेख किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या कितनी होगी, इसके नियम विनियम, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ किस प्रकार की जाएगी, इसके संबंध में संसद जो है वो सर्वोच्च है या संसद को संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि अपन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले सदस्य संख्या की बात करें तो मूल रूप से संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। यानी टोटल जो सदस्य संख्या थी वो 8 थी। जब अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में संविधान जो लागू हुआ उस संविधान के अकॉर्डिंग 8 न्यायाधीशों की संख्या की निर्धारित की गई थी। लेकिन क्योंकि संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है, न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें और ये सब निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो संसद द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई। जैसे अपन देखें तो 1985 में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश यानी 26 न्यायाधीश कर दिए गए थे। फिर 2008 में एक कानून बनाया गया जिसको 2009 में लागू किया गया था और जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 31 कर दी गई, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। वर्तमान की यदि अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 कर दी गई है, 34, 1 + 33। और ये 2019 में, सितंबर 2019 में ये अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून में संशोधन करके जारी की गई। तो वर्तमान में यदि अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य यानी कुल सदस्य संख्या है वो कितनी होगी, 34 होगी। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं हैं वो किसी व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। तो सबसे प्रथम जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो योग्यता अपन देखें तो किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम वो 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या बन सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसके अथवा में या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार वह 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, एडवोकेट रह चुका हो 10 वर्ष तक। या फिर राष्ट्रपति के विचार में या राष्ट्रपति के मत में उसे एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए या एक पारंगत विधिवेता जिसको अपन बोल सकते हैं कि जिसे कानून की संपूर्ण जानकारी हो और कानून का वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नज़र में। तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। हालांकि देखिए आयु की यदि अपन बात करें तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस तरीके से वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे
दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में वह लगातार 5 वर्ष तक रह चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में वह लगातार 10 वर्ष तक वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वह पारंगत विधि का ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यकाल और वेतन। कार्यकाल की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति जो के द्वारा, क्योंकि इनकी नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की, वो अपन आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पढ़ेंगे, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। यानी जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके पहले भी वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है यदि वो अपने पद से हटना चाहता है, या फिर महाभियोग द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ये संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो कार्यकाल जो है, जिस दिन से वह पद पर नियुक्त किया गया है उसकी आयु जब 65 वर्ष होगी वहाँ तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अब अपन देखते हैं न्यायाधीशों का वेतन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन है, भत्ते, विशेषाधिकार या अवकाश या पेंशन का जो निर्धारण है वो समय समय पर कौन करता है? संसद, क्योंकि संविधान में यही लिखा हुआ है कि ये संसद विधि द्वारा इनको निर्धारित करेगी। वर्तमान में यदि अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको मासिक रूप से 2,80,00,000 रुपये मिलते हैं, और अन्य न्यायाधीशों के लिए ये 2.5 लाख मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। ये अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। इसके अलावा निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि जो मिलती है, और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। उनको मासिक भत्ता है, यात्रा भत्ता है, निवास सुविधा है, ये सब निःशुल्क प्राप्त होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देखिए, अनुच्छेद जो 124 है उसका पार्ट 2 जो है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। उच्चतम न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आज़ादी से लेकर देखिए काफ़ी सालों तक इसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, यानी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। और इस मामले में न्यायालय द्वारा भी समय समय पर जो निर्णय दिए गए उसमें भी यही कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ही होना चाहिए। यदि अपन संविधान के उपबंधों की बात करें तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से वो परामर्श करेगा जिससे वो परामर्श करना क्या समझे, उचित समझे या आवश्यक समझे। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तब वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श करेगा। हालांकि राष्ट्रपति ये जो कार्य करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कार्य, क्योंकि अपने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और राष्ट्रपति औपचारिक नाममात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, तो वास्तव में राष्ट्रपति भी किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, ये पहले ये कहा गया कि परामर्श का यह मतलब ये था कि विचारों का आदान प्रदान है, लेकिन 1993 में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो मामला था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि परामर्श का यहाँ पर मतलब क्या है? सहमति प्रकट करना। यानी एक तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वह राष्ट्रपति को मानने के लिए क्या होगी? बाध्यता होगी। लेकिन यहाँ पर ये था कि मुख्य न्यायाधीश ये सलाह अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से या जो सहयोगी हैं उनसे विचार विमर्श करके देगा। एक तरीके से ये कोलेजियम व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें कम से कम जो 4 वरिष्ठतम भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्लस 4 वरिष्ठतम जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उनसे मिलकर जो बनने वाला समूह है या मंडल है जिसको कोलेजियम नाम दिया गया, उसमें जो बहुमत की राय होगी वही निर्धारित होगी। यानी जो न्यायाधीशों से संबंधित नियुक्ति से संबंधित न्यायपालिका ने अपने निर्णय में ये कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज़्यादा स्थान दिया गया था, लेकिन वहीं बाद में कोलेजियम के अन्य सदस्यों के बराबर कर दिया गया। यानी कोलेजियम में जो बहुमत की राय होगी
मुख्य न्यायाधीश वही परामर्श, वही सलाह राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी योग्यता नहीं बल्कि वह ज्येष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। ज्येष्ठता के आधार पर ही वह परामर्श देगा। योग्यता है उसको दूसरी स्थान दिया गया या दूसरी जगह रखा गया। यदि अपन वर्तमान में बात करें तो 2014 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124 जो 2 था उसमें संशोधन करते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली थी इसको समाप्त करने के लिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई और इसको 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से पारित किया गया। इस 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसको समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसमें देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हालांकि बाद में 2015 में अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ थी उसने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित जो कानून था उसको रद्द कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही 1993 से लागू जो कॉलेजियम व्यवस्था थी वो फिर से लागू कर दी गई, क्योंकि न्यायालय ने ये कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको खतरा है, प्रभावित होने का खतरा है। इसलिए न्यायाधीशों के चयन की जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि अपन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन पर बात करें तो इसमें मुख्य न्यायाधीश था जो अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा। फिर मुख्य न्यायाधीश से ज्येष्ठता के ठीक नीचे सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य 2 ज्येष्ठ न्यायाधीश है वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। विधि और न्याय का प्रभारी जो केंद्र सरकार का जो कानूनी मंत्री है वो भी पदेन सदस्य होगा। फिर देखिए इसके अलावा इस आयोग में 2 अन्य सदस्य जो विधि के जानकार हो वो नियुक्त किए जाएंगे और ये नियुक्त करने वाली जो समिति होगी इसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में जो विपक्षी दल है उसका नेता होगा। इस प्रकार इस न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन था, लेकिन 2015 में इसको सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ थी उसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब अपन देखते हैं न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पद मुक्ति और महाभियोग। इसमें देखिए जैसा कि अपन ने कार्यकाल देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पहले भी वह स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र देने के अलावा उनको यदि सर्वोच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश है जो उनके खिलाफ कोई दुर्व्यवहार या अक्षमता है उसके आधार पर हटाया जा सकता है और इसके लिए महाभियोग की जो कार्यवाही है वो निश्चित की गई है। और महाभियोग की कार्यवाही कौन करता है, संचालित करने का अधिकार कौन है, संसद को दिया गया है। इसमें देखिए जो हटाने का प्रस्ताव है यदि वो लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। लोकसभा से लाया जाता है तो स्पीकर को, और यदि राज्यसभा से ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसके लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद में लोकसभा में लाया गया तो अध्यक्ष या राज्यसभा में लाया गया तो सभापति इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि स्वीकार कर लिया जाता है, अस्वीकार नहीं करके स्वीकार, तो फिर अध्यक्ष और सभापति इसकी जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करते हैं। 3 सदस्यीय समिति में मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है या फिर किसी दूसरा जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा कोई प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त न्यायविद होना चाहिए। ये समिति क्या करेगी, न्यायाधीश के दुर्व्यवहार पर विचार करेगी और यदि वो दुर्व्यवहार का दोषी या अक्षम पाया जाता है तो सदन इस प्रस्ताव पर क्या कर सकता है, विचार। सदन में विचार होने के बाद विशेष बहुमत से, एक सदन में विचार होता है फिर उसके बाद विशेष बहुमत से उस सदन द्वारा पारित किया जाता है और वैसे ही दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दोनों सदनों में यदि विशेष बहुमत से वो पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं और उस आदेश के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार संसद को न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार जो है वो दिया गया। मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविद जो होते हैं, हालांकि ये जो 3 सदस्यीय समिति है ये जांच करती है। यदि अपन बात करें तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अभी तक कोई महाभियोग है वो नहीं
लगाया गया है। पहला और एकमात्र महाभियोग का जो मामला था वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। हालांकि बाद में भी कई महाभियोग प्रस्ताव लाए गए लेकिन वो पारित नहीं हो सके। इसके बाद अपन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कार्य और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अगले वीडियो में। धन्यवाद।